आजकल मियाँ साहब क्यों मंजर से गायब हैं? क्या वजह हो सकती है? क्या आप क्या समझते जिन मसाइल से मियाँ नवाज शरीफ गुजरे हैं, जिस तरह वज़ीर आज़म को घर भेजा गया, जिस तरह उनके खिलाफ अदालत से फैसले करवाए गए, जिस तरह उनको कैदो बंद की सोबतों में रखा गया, जिस तरह उनकी बेटी को उनकी मौजूदगी में कैद करके और उठा के ले गए। आज भी पार्टी के अंदर जो भी फैसले होंगे, मियाँ नवाज शरीफ की मशावरत के बगैर कोई फैसला न हो सकता है। एस्टैब्लिशमेंट का किरदार इस सियासत में, इसको आप कैसे देखते हैं? आज के दौर में आर्मी चीफ को भी मैं सैल्यूट करता हूं कि उन्होंने इस सारे सिस्टम को देखते हुए मुल्क को इससे बाहर पूरी तरह साथ खड़े हैं, लेकिन इस जमहूरी हुकूमत को मजबूत करने में अपना किरदार अदा कर रहे हैं और उन्हें अपना किरदार यहाँ तक रखना चाहिए। मरियम नवाज की गवर्नमेंट को कैसे देख रहे हैं और मरियम नवाज का फ्यूचर क्या देख रहे हैं? ये जो आज वो फैसले कर रही हैं, आज जो जितने इनिशिएटिव उन्होंने लिए हैं, आज जितने वो स्कूलों को विजिट कर रही हैं, मैं समझता हूँ उसने एक 8-7 माह के अरसे के अंदर अंदर पंजाब की शक्ल को तब्दील करने में कामयाब रही हैं। उनका फ्यूचर जो है, मैं एक बेहतरीन फ्यूचर देख रहा हूँ। मलिक मोहम्मद अहमद खान आपके रिश्ते में क्या है? मलिक मोहम्मद अहमद खान मेरी हमशीरा का बेटा है और अहमद सईद मेरा नेफ्यू है। वो एक हल्के से वो MPA मुंतखब हुआ, एक हल्के से वो MPA मुंतखब हुआ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मोहम्मद कज़ाफ़ी एक मतलब फिर हाजिर है नया दौर के प्लेटफॉर्म से। नाज़रीन, आज हमारे साथ मौजूद है मलिक रशीद, जो एक दफ़ा नहीं कई दफ़ा अपनी मतलब उन्होंने सारी ज़िंदगी सियासत में गुजार दी। उनसे जानेंगे उनके पास्ट के बारे में कि क्या क्या ज़िंदगी में हुआ, मुशर्रफ के साथ, नवाज शरीफ के साथ, नून लीग में किस तरह इनका एक जो पूरा पीछे का सफ़र था उसके बारे में इनसे बात करेंगे और मौजूदा सियासत के बारे में ऑब्वियसली बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम मलिक साहब, क्या हाल है? वालेकुम सलाम जी। सर बहुत शुक्रिया, सबसे पहले तो आपने टाइम दिया। सबसे पहले तो आप बताएं ना कि ये जो सियासत का सफ़र है ये कहाँ से शुरू हुआ, किस तरह सियासत में आए और क्या कुछ हुआ? ये सियासत का जहाँ तक सफ़र का तल्लक है, ये तो मैं समझता हूँ जब मैं कॉलेज से फ़ारग हुआ हूँ तो मैंने कोई 74 के अंदर मैंने लॉ किया है। अच्छा। और 76, 77 और 77, 78 जो है मैं डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन का सेक्रेटरी जनरल मुंतखब हुआ। उससे पहले कौमी इत्तेहाद की जब तारीख चली थी तो मैं तहसील कसूर से कौमी इत्तेहाद का सदर था और हुकूमत के ख़िलाफ़ तारीख चलाने में पेश रहे। कौन सी हुकूमत थी वो? उस वक्त पीपल पार्टी की हुकूमत थी। ठीक है। और उसके बाद मैं कुछ वकालत के साथ मुंसलिक रहा। मेरे बड़े भाई जो थे वो सूबाई असम्बली का इलेक्शन लड़ते रहे और 85 उनका नाम क्या है? हाजी सरदार खां 85 में, 88 में, 90 में वो सूबाई असम्बली के मेंबर मुंतखब हुए और उसके बाद 93 में मैंने ज़िला कौंसिल का इलेक्शन लड़ा और 97 का जब दौर आया तो भाई की सीट पे मैंने सूबाई असम्बली का इलेक्शन लड़ा और अल्लाह की मेहरबानी से मैंने अपने अरीफ के मुकाबले में उसका 13,000 वोट था और मेरा 34,000 वोट था। जब मुशर्रफ साहब ने टेक ओवर किया, सूबाई असम्बलियाँ ख़त्म हो गई। सूबाई असम्बलियाँ ख़त्म होने के बाद निज़ामत ज़िले का निज़ाम आ गया। तो उसके बाद जब जनरल इलेक्शन हुए तो मैंने अपनी सीट से मलिक मोहम्मद अहमद खान को उन्होंने इलेक्शन में मलिक मोहम्मद अहमद खान आपके रिश्ते में क्या है, आप बताएं ना, ये भी बताएं। मलिक मोहम्मद अहमद खान मेरी हमशीरा का बेटा है और अहमद सईद मेरा नेफ्यू है। वो एक हल्के से वो MPA मुंतखब हुआ, एक हल्के से वो MPA मुंतखब हुआ। मैंने वो इलेक्शन कंटेस्ट नहीं किया था, मैं उस वक्त तहसील नाज़म था। 2005 तक मैं तहसील नाज़म रहा। उसके बाद ये दोबारा इलेक्शन में 2008 का इलेक्शन जो हुआ उसमें जब बेनज़ीर के शहादत के बाद वो इलेक्शन। ये सारा दौर नवाज शरीफ के संग था, नून लीग के साथ था, क्या था ये सारे दौर? मैं 97 का जो मेरा इलेक्शन है, मैं तो उस वक्त पार्टी का जनरल सेक्रेटरी था। जब मैं मुस्लिम लीग नून का मैं जनरल सेक्रेटरी था। अच्छा। और पहले मैं तहसील का सदर रहा हूँ, फिर मैं कोई 88 में मुझे पार्टी का जनरल सेक्रेटरी बना दिया गया। तो 97 का जब इलेक्शन हुआ था उस वक्त मैं जनरल सेक्रेटरी था
पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का। ठीक है। और 2000 में जब तहसील नाज़िम बने गैर जमाती इलेक्शन थे, तो उसके बाद मैं कुछ ऐसा ही चलता रहा। तो मेरे मद्दे मुकाबल अजीमुद्दीन लखवी उम्मीदवार थे, और मैं जो जितने भी मेरे मुखालिफ उम्मीदवार थे सारे के सारे वो उनको सपोर्ट कर रहे थे। मैं आज़ाद इलेक्शन मैंने लड़ा अल्लाह की मेहरबानी से, और उस हलके के लोगों की दुआएं मेरे साथ थी। लोगों के जो हल्के के मेरे मुख्तलिफ बरादरियों से तल्लक रखने वाले मेरे साथी जो थे, उन्होंने भरपूर अंदाज में इलेक्शन कैंपेन चलाई, जिसके नतीजे में अल्लाह ताला ने उस इलेक्शन में आज़ाद हसीयत में कामयाबी था। उसके बाद अहमद सईद को भी टिकट मिला, अहमद खां को भी टिकट मिला, हम तीनों सीटें जीत के आए। 2013 में तो नवाज शरीफ के लिए एक हवा बनी। 2013 का इलेक्शन जो है वो हमने एक वाजे बरतरी के साथ जीता। मेरा कमोबेश मेरे मद्दे मुकाबल अजीमुद्दीन लखवी 2000 ज़िमनी इलेक्शन में भी और जनरल इलेक्शन में भी मेरा वो 22-25 हज़ार वोट की मेरी लीड थी। और उसके बाद तो 2018 का जब इलेक्शन हुआ तो उसमें एक न्यू हलका जो था, जहाँ पे पहले मेरा मतलब कोई 4 दफ़ा MNA रहा था, कोई 4 दफ़ा MPA रहा था, फिर वो MNA भी रहा, तो वो PTI में भी शामिल थे, और PTI का उनका एक अच्छा हल्का भी बुनियादी तौर पे उनका था। और कौमी असम्बली का मेंबर और सूबाई असम्बली के मेंबर मिल के एक MNA की सीट पे, एक सूबाई असम्बली की सीट पे इलेक्शन लड़ रहे थे। तो अल्लाह की करम नवाजी थी कि मैं उस इलेक्शन में मैं 38,000 वोट की लीड से उनसे वो इलेक्शन मैंने कौमी असम्बली का वो जीता। समझता हूँ कि इसमें मेरी शायद उतनी खूबी ना हो। मैं अपने तौर पे अपनी बसात के मुताबिक कोशिश करता हूँ कि मैं अपने हल्के के लोगों के मसाइल जो हैं उनके दुख दर्द में शामिल रहने के लिए हमा वक्त मैं तैयार होता हूँ। मेरी कोशिश होती है कि मेरे ये कौमी असम्बली के जो अयाम होते हैं, जो इजलास के अयाम होते हैं, उनमें से फ़ारिग होने के बाद मैं अपने डेरे पे भी लोगों को मिलता हूँ और मिलके उनके कोई दुख दर्द में शामिल रहता हूँ, उनकी तकालीफ़ को दूर करने के लिए, उनके मसाइल को हल करने के लिए, उनकी डेवलपमेंट के लिए, उनके खा वो नाली गली के मसले हों, कोई सड़कों के मसले हों, कोई दीगर कोई किसी किस्म के भी मसाइल हैं, थाना कचहरी के भी। मैं कोशिश करता हूँ कि को पंचायत की सूरत में कुछ उनको बैठ के फैसला किया जाए, और कुछ सच्चे को सच्चा और झूठे को झूठा करार दे के कोई या राजीनामे करवा के, या मेरा मतलब जिन लोगों की थानों में जिनके खिलाफ भी मुकदमे दर्ज होते हैं, तो हक़ाइक़ की बुनियाद पे जो उनकी मदद हो सकती है वो करने की कोशिश करते हैं। ये तो होगी आपकी इलेक्शन की कहानी, एक आपका पूरी एक जद्दोजहद, सियासी जद्दोजहद जिसे कह लें, आपकी ज़िंदगी की एक स्ट्रगल कह लें, और आपने जो भी लोगों का काम करवाया तो लोगों ने आपको बार बार मुंतखब भी किया। अच्छा, अब हम थोड़ी सी आपकी जो सियासी लीडरशिप है उस पर भी बात कर लेते हैं। मियाँ साहब से भी ऑब्वियसली आपको बड़ा करीबी ताल्लुक होगा। आजकल मियाँ साहब क्यों मंजर से गायब हैं, क्या वजह हो सकती है, आप क्या समझते हैं? मियाँ नवाज शरीफ साहब की आप बात करते हैं। मियाँ नवाज शरीफ साहब ने, मैं समझता हूँ कि जब से उन्होंने सियासत का आगाज़ किया है, उन्होंने बड़ी खंदा पेशानी से और बुर्दबारी के साथ उन्होंने सियासत का आगाज़ किया, और उनकी 85 से लेके 88 को, और 2 दफ़ा वो वज़ीर आला पंजाब रहे, और 3 दफ़ा वज़ीर आज़म पाकिस्तान रहे। और जब मियाँ नवाज शरीफ 85 में मुंतखब हुए थे तो उस वक्त भी गैर जमाती इलेक्शन थे। उन्होंने लोगों के अंदर, दिलों के अंदर अपना घर पैदा किया। लोग जब उनके साथ आके शामिल हुए तो मैं समझता हूँ मियाँ नवाज शरीफ का लोगों के साथ इतना प्यार था कि जो लोग उनके साथ शामिल हुए वो जब भी मुलाकात के लिए जाते थे, मैं ज़ाती तौर पे इस बात का गवाह हूँ, मैं जानता हूँ कि जो लोग आते थे तो वो कहते थे कि मियाँ नवाज शरीफ जो है वो बड़ा मिलनसार है, बड़ा उनमें बुर्दबारी है, बड़ा हया है, वो लोगों को रिसीव करते हैं, बाहर तक छोड़ने के लिए आते हैं।
और उन्होंने पार्टी के अंदर जो लोग नए पार्टी के अंदर आए थे तो उनको इतनी इज्जत दी कि पार्टी को उन्होंने बाकायदा दिन ब दिन पार्टी खड़ी होती गई। और 85 के बाद 88 का जब इलेक्शन आया था तो पार्टी ने फिर मेरा मतलब भारी अक्सरियत से वो इलेक्शन भी जीता। तो मैं समझता हूँ ये उसके बाद मियाँ नवाज शरीफ वज़ीर आज़म बने, फिर दोबारा वज़ीर आज़म बने, और ये अल्लाह की मेहरबानी है वो थर्ड टाइम भी वज़ीर आज़म बने। तो मैं समझता हूँ कि जहाँ तक मियाँ नवाज शरीफ का तल्लक है, मियाँ नवाज शरीफ जहाँ तक उनकी वज़ादारी का तल्लक है, उसके साथ साथ वो एक असूल की सियासत जो है वो करने के कायल है। तो जहाँ कहीं उनकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ मेरा मतलब को फ़ैसले होते थे या कहीं कोई इंटरप्शन बेजाय इंटरप्शन होती थी तो उनके सामने मियाँ साहब सीसा पलाई दीवार भी बने रुके, उन्होंने रुकावट पैदा करने की कोशिश की, जिसके नतीजे में बार बार उनकी कभी सूबाई असम्बली की उनकी हुकूमत को तोड़ा गया, कभी मरकज़ के अंदर उनकी हुकूमत को तोड़ा गया। तो आपको पता है जब तीसरी दफ़ा जो फ़ैसला जब किया गया तो उस वक्त भी जो हालात थे, जिस तरह उनके ख़िलाफ़ फ़ैसले आए, जो उनके ख़िलाफ़ केस था, उस केस के नतीजे में उस केस के नतीजे में मियाँ नवाज शरीफ को घर तो नहीं भेजा गया, लेकिन मैं समझता हूँ कि मियाँ नवाज शरीफ के तमाम अदवार, खा वो 85 का दौर था, खा वो 88 का दौर था, खा वो उनका पहली दफ़ा वज़ीर आज़म का दौर था, खा वो 97 का वज़ीर आज़म का दौर था, या उस वक्त जब इमरान खान साहब कुछ दिनों के बाद डी चौक में धरना दे के बैठ गए थे, तो उस वक्त बार बार वो यहाँ पे बेजा इल्ज़ामात लगा रहे थे, इल्ज़ाम तराशी का एक सिलसिला जारी था कि करप्शन कर गए, ये हो गया, वो हो गया, और एम्पायर की उंगली खड़ी होने वाली है, एम्पायर की उंगली खड़ी होगी, हुकूमत घर चली जाएगी। तो ये सारा एक माहौल बनाया दिया गया था। तो मियाँ नवाज शरीफ को ज़ाहिर है वो मेरा मतलब इतने बड़े और रहनुमा थे, पार्टी को लेके चल रहे थे, और सबसे मैं समझता हूँ इस मुल्क का सबसे ताकतवर आदमी मियाँ नवाज शरीफ था, जिसने मेरा मतलब जिसने इतना लंबा अरसा जिसने वो वज़ीर आला के तौर पे, वज़ीर आज़म के तौर पे, और आज भी वो मुस्लिम लीग के सदर है। तो आपका जहाँ तक सवाल का तल्लक है, मैं समझता हूँ कि वो दिल बर्दाश्ता होने वाली बात नहीं है, लेकिन जिन मसाइल से मियाँ नवाज शरीफ गुजरे हैं, जिस तरह मेरा मतलब एक वज़ीर आज़म को घर भेजा गया, जिस तरह उनके ख़िलाफ़ अदालत से फैसले करवाए गए, जिस तरह उनको कैदो बंद की सोबतों में रखा गया, जिस तरह उनकी बेटी को उनकी मौजूदगी में कैद करके वह उठा के ले गए, उसके भाई को कैद किया गया 6 साल के करीब, हमजा शहबाज पाबंदे सलासल रहे, उनकी फैमिली के लोगों को, उनकी पार्टी के जितने राना सनाउल्लाह ले लें, एहसन इकबाल ले लें, ख्वाजा आसफ ले लें, साद रफ़ीक ले लें, जितने भी बड़े सरकर्दा लीडर थे, सारे के सारे तो फ़र्क पड़ता है। मैं समझता हूँ इसमें कोई दो राय नहीं है। और आज जब मैं देखता हूँ, आपके सवाल की तरफ देखता हूँ, तो मैं समझता हूँ मैं ये एक पार्टी के अंदर तो जो मकाम मियाँ नवाज शरीफ का है वो किसी का भी नहीं है। आज भी पार्टी के अंदर जो भी फैसले होंगे, मियाँ नवाज शरीफ की मशावरत के बगैर कोई फैसला ना होता होगा, ना हो सकता है, ना मेरा मतलब शहबाज शरीफ साहब तो वो आदमी है जो जलसों में खड़े होकर कह रहे थे कि वो मेरे कैद हैं और वो वज़ीर आज़म होंगे। तो मैं समझता हूँ कि जब ये जो स्प्लिट किस्म का मैंडेट आया, जिसमें मेरा मतलब पार्टी के पास कोई खास सीटें ज़्यादा नहीं थी, तो उन्होंने बेहतर समझा कि मैं अपने बजाय शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म के लिए पुट कर दूं, ताकि मेरा मतलब वो अपना कोई पार्टी के अंदर, जैसे उन्होंने पिछले इन अपना अदम एतमाद के बाद 15-16 माह की जो उनकी हुकूमत थी, जिस खूबी के साथ शहबाज शरीफ साहब ने वो हुकूमत चलाई, मैं समझता हूँ उसका
क्रेडिट उनको मिलना चाहिए, और वो शायद शहबाज शरीफ के अलावा कोई बंदा नहीं कर सकता, जबकि पीपल पार्टी और दीगर जमातें हुकूमत में शामिल थी, और उस तरह की हुकूमत चलाना बहुत मुश्किल काम है। और आज भी कोई हमारी सिंगल पार्टी हुकूमत तो नहीं है। आज इत्तेहाद है, इत्तेहाद की M2M का, पीपल्स पार्टी का, PMLN उन का। सारी जमातों को साथ लेके, और मैं यहाँ पे ये बात भी कहूँगा कि हमारे मुस्लिम लीगी जो अरकान असम्बली है, उनका भी हौसला है, उनके काम कुछ हो रहा हो या ना हो रहा हो, वो इस बात पे खुश हैं कि मियाँ शहबाज शरीफ साहब, नवाज शरीफ साहब की क़यादत में जिस अंदाज से हुकूमत कर रहे हैं, तो ये उनका ही तरीका है। अच्छा, ठीक है। अच्छा, दूसरा, मरीम नवाज की गवर्नमेंट को कैसे देख रहे हैं, और मरीम नवाज का फ्यूचर क्या देख रहे हैं, कैसे देख रहे हैं मरीम नवाज आगे, क्या कैसा जो अब काम कर रही है पंजाब में वो कैसा है, और आगे क्या देख रहे हैं उनका? जहाँ तक मरीम नवाज शरीफ साहिबा का ताल्लुक है, अल्लाह ताला ने उसको बहुत बड़ा मकाम दिया है, और ये सारे का सारा मकाम जो उसको मिला है वो किसी न किसी उनको प्लेट में रख के नहीं दिया। मैं समझता हूँ उनकी जद्दोजहद के नतीजे में, जब पार्टी के अंदर मेरा बोले सारे लोग कैदो बंद की सौतें बर्दाश्त कर रहे थे 18 के बाद, हाँ, नवाज शरीफ साहब भी कैद थे, नवाज शरीफ को मुल्क से बाहर भी जाना पड़ा, शहबाज शरीफ साहब कैद में थे, हमजा साहब, तो मरीम नवाज शरीफ ने जिस जुर्रत के साथ, जिस बहादुरी के साथ, जिस दिलेरी के साथ पार्टी के अंदर स्टैंड लिया, पार्टी को लेके चली, जगह जगह जलसे किए, और आप देखते हैं जब वो घर से निकलती थे तो खा वो सरगोदे को जा रही होती थी, या उकाड़े को जा रही थी, या कसूर को जा रही होती थी, तो घर से जब निकलते थे तो एक रैली की शक्ल बन जाती थी, और लोगों ने उनको वेलकम किया, लोगों ने उनको खुशामदीद कहा। और मैं समझता हूँ कि मरीम नवाज जो है, उन्होंने मियाँ नवाज शरीफ की लीडरशिप में, मियाँ नवाज शरीफ की रहनुमाई में उन्होंने बहुत कुछ सीखा, और मैं समझता हूँ कि उन्होंने साथ साथ ना सिर्फ नवाज शरीफ साहब से, बल्कि मैं समझता हूँ कि शहबाज शरीफ साहब जो उनके चचा है, ये जो आज वो फैसले कर रही हैं, आज जो जितने इनिशिएटिव उन्होंने लिए हैं, खा वो सस्ती कर्जा स्कीम है, खा वो सुथरा पंजाब है, खा वो धी रानी प्रोग्राम है, खा सस्ती रोटी है, खा जो भी प्रोग्राम इस वक्त वो लेके चल रही हैं, लैपटॉप का है, आज जितने वो स्कूलों को विज़िट कर रही हैं, मैं समझता हूँ उसने एक 8-7 माह के अरसे के अंदर अंदर पंजाब की शक्ल को तब्दील करने की कोशिश की है, और वो इसमें कामयाब रही हैं। और मैं उनका फ्यूचर जो है, मैं एक बेहतरीन फ्यूचर देख रहा हूँ, एक अच्छा वज़ीर आज़म भी बनेंगी कभी। वो तो फैसले मियाँ नवाज शरीफ ने करने, अल्लाह ताला उनको ज़िंदगी दे, और वो अपने आप को प्रूव कर रही हैं, एज ए लीडर प्रूव कर रही हैं कि मैं, मेरा मतलब है पंजाब को, जब पंजाब एक बड़ा सूबा है, पंजाब के अंदर मेरा मतलब है वो लोगों को साथ लेके चलती हैं, लोगों के मसाइल हल करती हैं। एक तो तय कि मैं बतौर MNA मैं जाता हूँ, मेरे अगर कोई 2 काम हो गए, 4 नहीं हुए, या 4 हो गए 2 नहीं हुए, और अगर मेरे काम हुए हैं या नहीं हुए, तो पंजाब का जो आम आदमी है, अवाम है, जो उनको सहूलतें मिल रही है, काश्तकारों के लिए बेहतर फैसले हो रहे हैं, मुईशत के अंदर बेहतरी आ रही है। शहबाज शरीफ साहब इस वक्त IMF का प्रोग्राम लेके चले हैं, उन्होंने मेरा IMF के साथ दोबारा ऑन बोर्ड हुए हैं, उन्होंने मेरा जो मुल्क की मुईशत गिरी हुई थी, उस मुईशत को उन्होंने उठाया, तो मैं समझता हूँ ये उनके। अच्छा, देखिए, मियाँ नवाज शरीफ के बेटे हसन हुसैन, चलो वो तो बाहर चले गए, उनका सियासत से कोई ताल्लुक ही नहीं था, मरीम नवाज आ गई, हमजा शहबाज सियासत में बड़ा इन होते थे, एक ज़माना था, और वो ये बल्कि अत्म एतमाद के दौर में वो जब हुकूमत पंजाब की गिरी, तो वो एक दफ़ा वो उम्मीदवार भी थे CM पंजाब के,
तो अचानक से ये इलेक्शन भी हो गई, पिछले इलेक्शन भी, तो वो मंजर आम पर वो भी नहीं आ रहे, वो कोई इफेक्टिव नहीं नज़र आ रहे, ना कोई ओहदा है उनके पास, ना वो पार्टी में कोई नज़र आ रहा है। क्या वजह, वो क्यों पीछे चले गए? ये तो जहाँ तक हमजा शहबाज का तल्लक है, मैं समझता हूँ वो हमारा असासा है, और उन्होंने पार्टी को ऑर्गेनाइज करने के लिए सूबा पंजाब के वो सदर रहे, और पार्टी को बड़े एक्टिव होते थे, बड़ा काम करते थे, नजर आते थे। पार्टी को ऑर्गेनाइज करने के लिए उन्हें उसकी काफ़ी जदोजहद शामिल है, और नौजवान वर्कर जो है उनके दिलों में आज भी उसका एहतराम मौजूद है। और जब ये वज़ीर आला बने हैं, 1.5 माह कर या 2 माह के लिए वज़ीर आज़म बने हैं, मैं तो अपनी ज़ाती तौर पे उनको ये इस बात पे खराज तहसीन भी पेश कर रहा हूँ कि मेरी वो दोनों सड़कें जो मेरे हल्के के अंदर कोई सड़क ही नहीं थी, तो कोटरादा किशन कसूर रोड जो है ये, और कसूर से रह के कोटरा रायविंड रोड जो है, तो ये दोनों सड़कों की अप्रूवल उन्होंने दी, मंजूरी दी उन्होंने दी। अच्छा। और वो पाया तकमील तक पहुंची, और मैं समझता हूँ आज अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की मेहरबानी से उस हल्के के लोग उनको दुआएं दे रहे हैं। लेकिन इस वक्त भी वो MNA है। मेरी ज़ाती ख्वाहिश तो ये है, मैं तो मेरे लिए मेरे लीडर का भी बेटा है, लेकिन मेरे लिए मेरा वो बरखुरदार भी है। मैं हमारा उनके साथ एक तल्लक भी है। तो मैं तो ज़ाती बने हैं, मैं तो अपनी ज़ाती तौर पे उनको ये इस बात पे खराज तहसीन भी पेश कर रहा हूँ कि मेरी वो दोनों सड़कें जो मेरे हल्के के अंदर कोई सड़क ही नहीं थी, तो कोटरादा किशन कसूर रोड जो है ये, और कसूर से रह के कोटरा रायविंड रोड जो है, तो ये दोनों सड़कों की अप्रूवल उन्होंने दी, मंजूरी दी उन्होंने दी। अच्छा। और वो पाया तकमील तक पहुंची, और मैं समझता हूँ आज अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की मेहरबानी से उस हल्के के लोग उनको दुआएं दे रहे हैं। एस्टैब्लिशमेंट का किरदार सियासत में, इसको आप कैसे देखते हैं? अच्छा, मैं समझता हूँ कि एस्टेब्लिशमेंट का, ये मुशर्रफ के दौर से आपने बतानी है? नहीं, मैंने मुशर्रफ के दौर से नहीं, मैं उससे भी पहले से मैं बताऊंगा। ठीक है। मैं समझता हूँ कि सियासत के अंदर जो एस्टेब्लिशमेंट का जो किरदार है वो एक पॉजिटिव और मुस्बत किरदार को तो मैं किसी वक्त भी नजरअंदाज नहीं करता। ठीक है। कि हमारा दुश्मन हमसे 6 गुना 7 गुना बड़ी कुव्वत है, उसके पास 6 गुना 7 गुना बड़े वसैल है, उसके पास 6-7 गुना बड़ा रकबा है, और 6-7 गुना बड़ी आबादी है, और हम उसकी निस्बत जो है छोटा मुल्क है। और अगर एस्टेब्लिशमेंट मजबूत नहीं होगी, फौज हमारी मजबूत नहीं होगी, तो पाकिस्तान के लिए मसाइल पैदा होंगे। लेकिन जहाँ तक पाकिस्तान के अंदर एस्टेब्लिशमेंट का किरदार है सियासत के अंदर, तो मैं समझता हूँ उनका एक पॉजिटिव किरदार तो होना चाहिए, नेगेटिव किरदार नहीं होना चाहिए। आप नेगेटिव वही समझेंगे जो इमरान खान के साथ उन्होंने दिया था? नहीं, मैं उस वक्त से लेके समझूंगा जब अयूब खान ने या सिकंदर मिर्जा ने हालात पैदा किए तो मार्शल लगाया गया। अयूब खान फील्ड मार्शल बन के बैठ गया। अयूब खान ने 10 साल तक हुकूमत पे कब्जा किए रखा, और फर्दे वैद फैसले करता रहा। मुल्क का जो इलेक्टेड निज़ाम था, जिस मकसद के लिए मुल्क बनाया गया था, वो तो था कि पाकिस्तान बनेगा, पाकिस्तान के अंदर अवाम की मर्जी की हुकूमत होगी, एक इस्लामी जमहूरिया जिसे कहा गया कि इस्लामी जमहूरिया जो होगा वो हुकूमत होगी, जहाँ हम हिंदुस्तान से अलग होके अब तो उसके बाद भी खा वो जनरल ज़िया का दौर है, खा वो मुशर्रफ का दौर है। मैं समझता हूँ कि फौज का ये रोल जो है ये कोई खुशैन दौर नहीं है, बल्कि मैं समझता हूँ कि उनका ये रोल खत्म होना चाहिए, जिसके नतीजे में अगर ये खत्म होगा तो
जमहूरी कदरें जो है मजबूत होंगी, जमहूरी कदरें जो है वो आगे बढ़ेंगी। बिल्कुल, लेकिन ये तो तब से लेकर आज तक अभी तक ये चीजें खत्म नहीं हुई और ये इन्वॉल्व हैं अभी तक। हाँ। तो ये किस तरह खत्म होंगी, थोड़ा सा कि क्या इसके लिए कर सकती है सियासी पार्टियों को मजबूत होना पड़ेगा? मैं जनरल आसिम मुनीर जो आज आर्मी चीफ है, मैं मेरा मतलब मैं खुशामद नहीं कर रहा, ठीक है, और ना मुझे खुशामद करनी आती है। बिल्कुल, मैं समझता हूँ फौजी मार्शल लॉ नहीं होना चाहिए। मार्शल लॉ की वजह से पाकिस्तान का बहुत नुकसान हुआ है। बिल्कुल, पाकिस्तान शायद आज टर्की की जगह पे खड़ा होता, पाकिस्तान ईरान की जगह पे खड़ा होता, पाकिस्तान सऊदिया की जगह पे खड़ा होता, पाकिस्तान मलेशिया की जगह पे खड़ा होता। जिस तरह दूसरे मुल्कों ने तरक्की की है, जैसे कहना तरक्की कर रहा है, क्योंकि जब तुर्की, ईरान, पाकिस्तान एक जैसे मुबारक थे। तो ये सिर्फ यही वजह है कि बार बार की मार्शल लॉ, बार बार की इंटरप्शन, बार बार की हुकूमतों की तब्दीली और किसी हुकूमत को काम करने की, किसी जमहूरी हुकूमत को काम नहीं करने की। लेकिन यहाँ पे मैं ये बात कहूंगा कि आज जो जहाँ ला के इमरान खान ने कौम को खड़ा कर दिया, जो बदतमीजी का कल्चर उसने दिया, जो 3.5 साल के अंदर मुईशत की बर्बादी की, जो 3.5 साल के अंदर जितने कर्जे लिए गए, कोई मेगा प्रोजेक्ट नहीं। ये मौजूदा एस्टेब्लिशमेंट का अगर ये भी माशाल्लाह की तरफ जाते तो मैं उतना ही नाकद हूँ जैसे मैं पहले कह रहा हूँ। लेकिन मैं आज आसिम मुनीर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो है, उनको और उनकी टीम को मैं आज समझता हूँ कि उन्होंने पाकिस्तान उन हालात में, जिस वक्त कहा जा रहा था पाकिस्तान डिफॉल्ट कर रहा है, कहा जा रहा था कि पाकिस्तान को बाहर से कोई कर्जे नहीं देगा, एक पूरी मूवमेंट चलाई जा रही थी, एक पूरी मेरा मतलब एक मुहिम शुरू की गई थी। इमरान खान के दौर के जो वज़ीर ख़ज़ाना थे वो लेटर लिख रहे थे, इमरान खान की तरफ से मेरा मतलब और पूरी जमात की तरफ से लॉबिंग की जा रही है। लेटर पर मैं दोबारा बात करूंगा, एक और लेटर अमेरिका के अंदर, बरतानिया के अंदर, यूरोपीय ममालिक के अंदर जगह जगह उनके खिलाफ जो है लॉबिंग की जा रही थी कि पाकिस्तान डिफॉल्ट कर गया, वो कर गया। तो आज अगर मैं नवाज शरीफ की तारीफ ना करूं या मैं शहबाज शरीफ को खराज तासीम न पेश करूं, और फिर अगर मैं आज के दौर में आर्मी चीफ को भी मैं सैल्यूट करता हूं कि उन्होंने इस सारे सिस्टम को देखते हुए मुल्क को इससे बाहर पूरी तरह साथ खड़े हैं, लेकिन इस जमहूरी हुकूमत को मजबूत करने में अपना किरदार अदा कर रहे हैं और उन्हें अपना किरदार यहाँ तक रखना चाहिए। सर, बहुत लंबी गुफ्तगू हो गई है, बस मैं आखिरी आपसे पूछना चाहता हूँ कि इमरान खान लेटर पर लेटर लिख रहे हैं अडियाला से आर्मी चीफ को, कोई आपको तो खतरात पैदा नहीं हो रही गुस्से के, क्या पता कुर्बतें दोबारा उस तरफ बढ़ जाए और फिर गवर्नमेंट का तख्ता उलट जाए, जिस तरह माजी में भी होता रहा, जब बाजवा के दौर में भी हुआ था ये सब? नहीं, मैं आसिम मुनीर साहब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो है, मैंने इतने थोड़े अरसे में जिस तरह मैं बगौर में जायजा ले रहा हूँ, देख रहा हूँ, मैंने उनके जब भी कभी उनकी मैंने स्पीच सुनी है, जब भी कभी मैंने उनका कोई इंटरव्यू देखा है, जो कुछ मेरी उनसे मुलाकात नहीं है, ना मैंने मुलाकात की है, ना मैंने को मौका मिला है, लेकिन मैं समझता हूँ कि वो एक इंतहाई मुस्बत रोल अदा कर रहे हैं और मुझे इसमें कोई शक नहीं है कि वो लेटर जैसे वो तो उन्होंने खुद कह दिया है, अगर उन्होंने ना कहा होता तो मैं तब भी कहता कि वो लेटर अगर जाएंगे तो ना पढ़ेंगे,
बल्कि वो शायद वज़ीर आज़म साहब को भी ना भेजे। हाँ बिल्कुल। तो ये तो उन्होंने खुद भी कहते हैं। जी तो नाज़रीन, हमारे साथ मलिक रशीद साहब मौजूद थे। बड़ा लंबा टाइम लिया इनसे, इनकी पूरी सियासत के बारे में पूछा, फिर पूरी PMLN की जो लीडरशिप है उन तमाम के बारे में पूछा, फिर एस्टेब्लिशमेंट के दौर, इन सब चीजों के बारे में पूछा और काफी लंबा टाइम लिया है। इनका थैंक्स दोबारा अदा करते हैं कि इन्होंने हम नया दौर को इतना टाइम दिया। फिलहाल के लिए नया दौर से मोहम्मद कज़ाफी को और मलिक रशीद साहब को इजाजत दीजिए। खुदा।